हेलो दोस्तों। आज हम लोग हिस्ट्री का जो क्लास है वो करने जा रहे हैं। इस हिस्ट्री के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसका जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का जो पार्ट 2 है। कल जो हम लोग जो इंट्रोडक्शन वीडियो डाले थे उसमें उसका ओवरव्यू था। ओवरव्यू कहने का मतलब है कि जो चैप्टर है या जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड के लिए क्या क्या पूछा जा रहा है और कितना मार्क्स का पूछा है। इस तरह से करके हम लोग कल ओवरव्यू देते हैं। लेकिन आज जो है, आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा देखने जा रहे हैं। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो आप लोग जरूर देख सकते हैं क्या क्या है। जैसे कि जो इसमें लिखा गया है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द कांग्रेस। एक चीज़ हम लोग इसमें समझना चाहेंगे कि यह जो चैप्टर है इसमें लिखा गया है नेशनलिज्म इन इंडिया या नेशनलिज्म इन यूरोप, जो उसका फर्स्ट चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया का मतलब क्या है, आखिर नेशनलिज्म वर्ड ही क्यों डाला गया उसमें, और कोई ऐसा वर्ड क्यों नहीं डाला गया। हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है या राष्ट्रवाद की जो भावना है वो कैसे डेवलप हुई, उसके बारे में हम लोग को समझें। चलिए हम लोग जो जितना भी स्लाइड में पीछे लिखा गया है इसे हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से करके कहा जाए कि राष्ट्रवाद की भावना हमारे भारत या यूरोपियन कंट्री में किस तरह से डेवलप। आज हम लोग उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। यह जो भावना है, आप कल जो हम बताए थे 1857 का रिवोल्ट, यह रिवोल्ट नहीं है, यह एक बड़ी की क्रांति है। यह क्रांति इसीलिए थी कि सारे राजे रजवाड़ों और जितने भी काजे जनजातीय समूह हैं, जितने भी सैनिक हैं, सब एकजुट हो करके पूरे देश का जो लोग है वह अंग्रेज के विरुद्ध खड़ा कर रहे थे। आपको यह पता होगा कि अंग्रेज के विरुद्ध लोग खड़ा क्यों उतर रहे थे, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन यही था कि अंग्रेज जो है हर एक जगह लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, लोगों को अलग अलग तरीके से कष्ट दे रहे थे। हमें 1857 के जो रिवोल्ट है वो बड़ी रिवोल्ट कहा जाता है, लेकिन उसमें हमें किसी तरह से कोई सफलता नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ी कारण है। जैसे कि हमें बहुत बड़ी कारण के रूप में कि हमें अपने लोग जो है वह हेल्प नहीं किए। कुछ सैनिक और कुछ जो मजदूर वर्ग है, कुछ जो व्यापारी वर्ग है वह उसमें हेल्प किए थे, लेकिन सारे लोग हमें इसमें हेल्प नहीं किए थे, जिसके कारण हमें यह 1857 के रिवोल्ट को हारना पड़ा। लेकिन यही 1857 के रिवोल्ट में हमारे जो वीर कुंवर सिंह है, जो 80 साल के बुजुर्ग आदमी थे, वह भी काजी इसमें शामिल हुए थे। अंग्रेज को छक्का छुड़ा दी थी, मार मार करके उसको काजे की भूसा बाहर कर दिए थे। इस तरह से काजे की सिचुएशन चला, लेकिन उसके बारे में हमें पढ़ना नहीं, क्योंकि हम लोग युद्ध हार गए, क्रांति हार गए, लेकिन उससे हमें कुछ सीखने को मिला। तो सीखने को यही मिला कि आगे हमें किस तरह से इनसे निपटना है, किस तरह से काम इनसे काजी करना है। तो उसके बारे में समझते हैं। और जब यह सिचुएशन हुआ तो उसके बाद काजी के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना। उस ऑर्गेनाइजेशन जैसे संस्था बनी, वह अंग्रेज के अगेंस्ट में काम करेगी कि किस तरह से अंग्रेज को टारगेट करना है, कहाँ कहाँ उसे मारना है और किस तरह से मारना है। हो सकता है कि जनजातीय वर्ग का अलग मांग रहा होगा, व्यापारी वर्ग का अलग मांग रहा होगा, राजे रजवाड़े का अलग मांग रहा होगा, लेकिन यह परेशानी सब लोगों का एक ही जो कि आदमी था, या कह सकते एक ही देश था जो ब्रिटिश हम लोगों को कॉलोनी बनाई हुई थी। इस तरह से करके हम लोग कहा जाए कि समझें। तो आज हम लोग इससे आगे कहा जाए कि जानने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है पर जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस कहने का जो कांग्रेस बनी, जो आईएनसी बनी, उससे पहले कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ काम कर रहे हैं। जैसे कि इसमें लिखा है पहला जो सभा है बंग भाषा प्रकाशक सभा है। बंग भाषा प्रकाशक सभा है जो 1836 को बनाया गया था। यह बंग भाषा प्रकाशक सभा एक वैसी सभा है जिसमें कहा जाए कि जो पेपर निकाले जाते थे और लोगों को उस पेपर के माध्यम से कनेक्ट किया जाता था, जोड़ा जाता था, वही इसका एक काम था। ये जो सभा बनाया गया था यह राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा एक और प्रकाशक सभा बनाया गया, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी, ये लैंड होल्डर सोसाइटी एक वैसा सोसाइटी है जो
लैंड जो रिफॉर्मर थे या लैंड को जो एक्वायर करके रखते थे उनके अगेंस्ट में यह सोसाइटी काम करती थी। जैसे कि टैक्स जो पहले सिस्टम लगाया गया था वो जमींदार वर्ग के अगेंस्ट में, तो यह जो सोसाइटी सिर्फ काम करेगी जमींदार जो वर्ग था उसके अगेंस्ट में, कि वह किससे उससे जीता जा सकता है, क्योंकि वह लोग भी हम लोगों को प्रताड़ित करते थे, कष्ट पहुंचाते थे, इसलिए काम। और यह जो बनी है 1838 में, इसे भी बनाया राजा राम मोहन राय ही ने। तो दोनों जो सोसाइटी है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही बनाया गया था, क्योंकि राजा राम मोहन राय हमारे जो सोसाइटी है समाज में बहुत बड़े योगदान के रूप में उन्हें जाने जाते हैं। आगे इसमें है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, यह 1851 में बनी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कहने का मतलब ये जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट में किस तरह से करके यह एसोसिएशन काम करेगी, उसके लिए एक बाकायदा ग्रुप्स रहेगा, ग्रुप जो कि उनके अगेंस्ट में काम करेगी। इस तरह से करके 1851 में यह बना। आगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है 1866 को बनी थी। यह लंदन में बनाया गया था, यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाया गया था। इसमें लिखा गया दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कहने को दादा भाई नौरोजी का जो जगह है जहाँ वह बहुत दिन तक रहे हैं वह लंदन है। वहाँ बाकायदा कहें कि वहीं पे सोसाइटी बनाते हैं और हमारे देश का जो प्रॉब्लम है वहाँ के लीडर को समझाते हैं, जिससे कि वह समझ पाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, क्योंकि ये लोग जो है लिबरल लीडर के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह से करके 1866 का जो एसोसिएशन हुआ काम करती है। आगे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, 1876। इसमें क्रोनोलॉजी देख लीजिए, 1836, 1838, 1851 और 1866, उसके बाद 1876 इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ये जो एसोसिएशन बनाने का जो काम किए थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इसमें जो भी सोसाइटी 5 को लिखा गया, इसमें याद करने में आप लोगों को दिक्कत होगी, तो इसमें ज़्यादा ही नहीं करना है, क्योंकि क्लास 10th में ये जो फैक्ट है वो सिर्फ समझने के पर्पज से हम लिखे हैं। इसका क्रोनोलॉजी सिर्फ समझना है कि जो प्रकाशक सभा है वो बनाया गया था 1836 में, उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी वो 1838 में, उसके जस्ट बाद जो है 1851 है, और उसके जस्ट बाद 1866 जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो बनाया गया, उसके जस्ट नीचे जो 1876 है वह इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इसके द्वारा। शायद आप लोगों को यह याद हो जाएगा, थोड़ा सा एक दो बार देख लीजिए। आगे इसमें जो सबसे बड़ी जो कमेटी बनती है, क्योंकि यह सब सोसाइटी अलग अलग देश में अलग अलग राज्य में काम कर रही थी, लेकिन पूरे भारत में एक वैसी संगठन नहीं थी जो कि मिल करके ब्रिटिश के अगेंस्ट में काम कर सके। उसके लिए जो कि यह सोसाइटी बनाया गया था, आईएनसी जो सोसाइटी है उसी के लिए बनाया गया था। आईएनसी सोसाइटी हम लोगों के द्वारा कहा जाए कि यह नहीं कहा गया था बनाने के लिए, यह अंग्रेजों के द्वारा ही कहा गया था कि बनाने के लिए कि बनाइए, और उसके एक जगह जो कि इसे सुलझाया जा सके जो भी विवाद होगा उससे, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट बहुत बड़े लेवल पर हुआ था, जिसकी वजह से अंग्रेजों को डर हो गया था कि यदि यह विवाद और भी जगह होगा तो हमें उसे सुलझने में, उसे सलटने में बड़ी परेशानी होगी, इसीलिए आईएनसी को बनाया गया था। आगे जो है ये आईएनसी बनी, तो आईएनसी बनाने में सबसे पहला जो हेल्प कौन किए थे वह एओ ह्यूम थे। यह ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, एओ ह्यूम ये ब्रिटिश सर्वेंट थे। इन्हीं के द्वारा यह कहा गया था कि यह एक ऐसी संस्था बनाया जाए जिसमें पूरे भारत का मेंबर हो और एक जगह बैठ करके पूरे भारत का जो भी परेशानी है, जो भी आप लोगों का मांग है, उसे मानने के लिए तैयार रहेंगे। इस तरह से करके कार्य बनाई गई। आगे इसमें जो बनी थी आईएनसी वह किस डेट को बनी थी? 28 दिसंबर 1885 को। कब बनी थी? 28 दिसंबर 1885 को। और कहाँ बनी थी? तो यह बनी थी बॉम्बे में। उसका जो प्लेस है बॉम्बे में, इसका भी एक कहानी है कि यह जो सोसाइटी बनने वाली थी पूना में, लेकिन पूना में जो प्लेग जो बीमारी है वह फैल गई थी, जिसके वजह से वहाँ पर यह जो संगठन नहीं हो पाया और आगे जो है यह बॉम्बे में काजी की सोसाइटी बनी थी। आगे इसमें जो है इसका जो चेयरमैन थे, जो आईएनसी जो फर्स्ट आईएनसी जो सेशन हुआ था उसका जो चेयरमैन थे उसका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि उसके चेयरमैन थे। इसमें जो टोटल जो मेंबर थे वो टोटल मेंबर की संख्या 72 था। इसमें टोटल मेंबर जो उसकी संख्या 72 था, और उस समय के जो वाइसराय थे
उसका नाम था डफरिन। इसमें लॉर्ड लगाना जरूरी नहीं है, इसमें सिर्फ डफरिन याद रखना। इसमें ज़्यादा फैक्ट है। फर्स्ट आपको याद रखना जरूरी डेट जो 28 दिसंबर 1885, उसका सेकेंड जो कि इसके जो चेयरमैन थे वो WC बनर्जी थे, और थर्ड जो कि किस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा इसे कहा गया था बनाने के लिए, तो ए ओ हिम। इस तरह से करके आपको याद रखना है। आगे टोटल मेंबर याद रखना जरूरी नहीं है, ऐसे है लिखा हुआ, इसको समझ। आगे इसमें जो मेन लीडर थे, क्योंकि उस समय पूरे भारत में लिबरल लीडर लोगों का ही वर्चस्व था, तो लिबरल लीडर ही इसमें आएंगे, और लिबरल लीडर ही जो कि अंग्रेज के साथ मिल करके वह जो फ्रीडम चाहते थे कि ऐसे हमें फ्रीडम नहीं मिलेगा, हमें उनके साथ मिल करके फ्रीडम मिलेगी। उसके लिए कौन कौन लीडर थे? दादा भाई नौरोजी, और उसके बाद बरुद्दीन तैयब जी, और उसके बाद रमेश चंद्र दत्त थे, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले। ये नाम सिर्फ है, नाम थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक दो बार जब पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पहला नाम दादा भाई नौरोजी, जो कि बहुत फेमस लीडर थे। दादा भाई नौरोजी ऊपर भी आप देखें 1866 में जो ब्रिटिश इंडियन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन जो बनाए थे दादा भाई नौरोजी, तो उन्हीं का नाम है। उसके बाद रमेश चंद्र दत्त है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले भी बहुत फेमस लीडर थे। इस तरह से करके चार नाम है, चारों नाम आप याद कर लीजिए। आगे इसमें जो है INC जो बनने के बाद जो इसका जो सेशन है, अलग अलग जगहों पर इसका सेशन होना शुरू हुआ। इसका यही वजह था कि अलग अलग जगह का जो भी प्रॉब्लम है एक जगह बैठ करके इसको सुलझा लिया जाए, इसके लिए कहा। INC जो बनी तो इसमें दो तरह के लीडर शामिल थे। फर्स्ट जो पहले जो थे 1885 से 1905 तक, वो लिबरल लीडर लोगों का वर्चस्व था। जितने भी लिबरल लीडर जो आप देखे हैं यहाँ पर, जो चार को दिखाया गया है, वो चारों लीडर और भी बहुत सारे लीडर, इसमें चार ही लीडर नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे लीडर, और जितना भी INC का लिबरल लीडर थे उनका वर्चस्व काजे 1885 से 1905 के बीच में रहा। इस तरह से करके ये चला। आगे है इसमें एक्सट्रीमिस्ट लीडर, जो 1905 के बाद, 1905 के बाद और 1915 से पहले तक इनका वर्चस्व रहता है। इनका कहा जाए कि उसमें वर्चस्व चलता है। आगे जैसे इसमें कहा जाता है नाम, एक लाल बालपाल और अरविंदो घोष। लाल बालपाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जो कि यहाँ लिखा गया, इस तरह से करके कहा जाए कि आप याद कर लीजिए। इधर इस स्लाइड में जो भी कुछ लिखा गया है, तो हम हट जाते हैं इस स्लाइड में, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक दो बार पढ़िएगा सब याद हो जाएगा। अब कहानी, इसमें हम यही समझाना चाह रहे थे कि इसका क्रोनोलॉजी क्या है। पहला क्रोनोलॉजी 1836, 1838, 1851, 1866, 1876 और 1885। इस तरह से करके टाइम पीरियड देख रहे हैं कि उसका सिचुएशन किस तरह से बढ़ता जा रहा है, और हम लोग जो कि एकजुट होते जा रहे हैं। इस तरह से आगे जो कि स्लाइड में लिखा गया है, अब हम लोग इधर जो चीज़ लिखा हुआ था उसे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस स्लाइड में जो लिखा गया है वह क्या क्या चीज़ लिखा गया। यदि इधर देखें तो इसके क्रोनोलॉजी को आप लोग सही ढंग से समझ रहे हैं, लेकिन इस क्रोनोलॉजी के साथ साथ आगे जो क्रोनोलॉजी लिखा हुआ है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल यह है आखिर क्या, मतलब बंगाल का विभाजन। बंगाल को जो डिवाइड किया गया था वह दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और कब यह किया गया है? 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। अच्छा, बंगाल का जो विभाजन, इसका क्या मतलब है? बंगाल का जो अंग्रेज है, जो ब्रिटिश है, वो टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। उसका कहना था कि बंगाल एक ऐसा प्रांत है जो बहुत बड़े स्टेट के रूप में, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो इस तरह से करके लॉजिक दे करके उसे डिवाइड करने का कोशिश किया गया था, और इस तरह से करके उसे 16 अक्टूबर 1905 को डिवाइड कर दिया गया। लेकिन बंगाल को विभाजित करने का सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि बंगाल उस समय का सबसे बड़ा प्रांत था, वो बंगाल में था बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और जो आज का जो बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल है, यह सब मिला हुआ था। यह सब मिलने का के वजह से कहा जाए कि यह बहुत बड़ा स्टेट के रूप में उभर कर आया था। बंगाल एक वैसा प्रांत था जिसमें कहीं न कहीं लोग जागरूक थे, जिसके वजह से आंदोलन आए दिन हुआ करता था, जिसके वजह से यह अलग अलग पार्ट्स में इसे डिवाइड करने की कोशिश किया गया था। अंग्रेज यह बात को जरूर समझ रहा था कि यह जो बंगाल है, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों जनसंख्या, बहुत जनसंख्या है,
यदि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहा तो फिर हमें नहीं छोड़ेगा और हमें परेशानी खड़ा कर देगा, इसलिए इस बंगाल को विभाजित किया गया। अंग्रेज का एक ही मानना था कि अंग्रेज जो है इस बंगाल को विभाजित कर देगा तो यह जो आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा या यह आंदोलन बढ़ जाएगा, जिससे कि हमें दोनों को दमन करने में परेशानी नहीं होगी। इस तरह से करके इस बंगाल को विभाजित कर दिया। इस बंगाल को जो विभाजित किया उसमें एक ईस्ट बंगाल है और एक वेस्ट बंगाल है। ईस्ट बंगाल में कौन कौन से, इसमें जो मेजोरिटी जो संख्या थी वह मुस्लिम लोगों की ज़्यादा संख्या थी। जो आज का जो बांग्लादेश दिख रहा है वो ईस्ट बंगाल का पार्ट है। और उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी में आ गया, क्योंकि जो ईस्ट बंगाल के हिंदू थे उसे ट्रांसफर करके वेस्ट बंगाल में लाया गया था। इस तरह से करके मुस्लिम और हिंदू में बांट दिया गया। देख रहे होंगे कि यह डिवाइड और रूल पॉलिसी किस तरह से लागू करता जा रहा है। हम लोगों को अपने में ही लड़ा करके उसके बाद वह रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से करके यह अंग्रेज की पॉलिसी है। आगे इसमें देखते हैं हम लोग, यह जो मुस्लिम जब अलग हो गए, उसका जो स्टेट अलग हो गया, तो मुस्लिम का कहना था कि जो आपके आईएनसी है उसमें हम क्यों रहे, क्योंकि मेरा स्टेट अलग हो गया तो हमें एक अलग लीग होकर के काम करना चाहिए। और वह एक अलग लीग के रूप में बना देता है। उस लीग का नाम होता है मुस्लिम लीग। वो लीग है मुस्लिम लीग। 1906 में उस मुस्लिम लीग को बना देता है। ये मुस्लिम लीग बनाने का एक ही जो कि पर्पस था इन लोगों का कि मुस्लिम जो जनसंख्या है उसका हम लोग एक लीग बना करके उसके साथ कहा जाए कि अपने मांग के अनुसार काम करें। इस तरह से करके ये लोग आगे मुस्लिम लीग का काम करते हैं। मुस्लिम लीग बनाने के बाद जो है इसमें एक और डिवीजन होता है। जैसे हिंदू में जो आईएनसी का डिवीजन 2 पार्ट में हो जाता है। एक पार्ट हो जाता है लिबरल लीडर लोगों का ग्रुप, एक पार्ट हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट लोगों का ग्रुप। लिबरल लोगों का ग्रुप जो है या जो यह जो डिवीजन हुआ है, जिसमें सूरत सेशन है उसमें डिवीजन हुआ। सूरत सेशन हुआ था 1907 और इसमें जो उसके चेयरमैन थे और रास बिहारी बोस थे। चेयरमैन कौन थे? रास बिहारी बोस। इसमें आईएनसी का डिवीजन क्यों हुआ था? आईएनसी का डिवीजन इसीलिए हुआ था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के वक्त जो स्वदेशी मूवमेंट चला था, उस मूवमेंट में लिबरल लोगों का कहना था कि यह मूवमेंट यदि बंगाल से चला है तो बंगाल में ही रहना चाहिए, यह पूरे भारत में नहीं फैलना चाहिए। लेकिन इस मूवमेंट को एक्सट्रीमिस्ट लोग चाहते थे कि यह मूवमेंट पूरे भारत में फैले, जिससे कि पूरे भारत के लोग जागरूक हो और जो ब्रिटिश है उसके अगेंस्ट में खड़ा होते। लेकिन जो लिबरल लोग थे उनका कहना था कि बंगाल में ही चला है तो बंगाल से ही चलना चाहिए, पूरे भारत में यह नहीं फैलना चाहिए। इस तरह से करके दोनों लोगों के बीच में कहा जाए कि झगड़ा हो जाते हैं और ये लोग अलग अलग हो जाते हैं, जिसमें लिबरल अलग ग्रुप हो जाते हैं और एक्सट्रीमिस्ट का अलग ग्रुप हो जाता है, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट में लाल बाल पाल जो आपको पहले ही बताया जा चुका है। आगे जो है देख रहे होंगे कि किस तरह से करके जो ब्रिटिश का जो पॉलिसी है वह पहले मुस्लिम को अलग कर दिया, उसके बाद जो हम लोग के आईएनसी था उसमें भी 2 ग्रुप्स बांट दिया। इस तरह से करके इसमें डिवीजन चालू कर दिया। अगला जो इसमें क्रोनोलॉजी जो समझना है, जो हमें डेट समझना है, वह मॉर्ले मिंटो एक्ट। यह मॉर्ले मिंटो एक्ट, मॉर्ले और मिंटो एक्ट, यह एक्ट आया था 1909 में। मॉर्ले मिंटो एक्ट में जो है इसमें जो समझना है मॉर्ले और मिंटो, मॉर्ले जो उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी थे और मिंटो जो कि यहाँ के गवर्नर जनरल थे, और दोनों के मिला करके कहा जाए कि यह मॉर्ले मिंटो एक्ट बनाया गया। इस एक्ट में एक सबसे बड़ी बात जो लिखा गया था वह लिखा गया था सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। यह सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब क्या है यह समझ लिया जाए। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम कहने का मतलब कि वैसा इलेक्टोरल सिस्टम जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए किसी एक रिलीजन के आदमी को इलेक्ट करवाएगा। जैसे मुस्लिम किसी पर्टिकुलर एरिया में खड़ा होगा और वहां से मुस्लिम लोग ही उसे चुनेंगे, हिंदू या अदर रिलीजन के आदमी को चुनने का अधिकार नहीं होगा। इसे देख रहे होंगे कि किस तरह से करके जो रिलीजियस एस्पेक्ट है उसे बढ़ावा दिया जा रहा है, और रिलीजियस एस्पेक्ट जो ही बढ़ावा मिलेगा तो जो कम्युनिटी है वह अपने आप को अलग थलग मानेगी, और इस तरह से करके ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लगातार जो कि आगे की ओर बढ़ाता जा रहा है, और हम लोगों को मुस्लिम और हिंदू के बीच में लड़ाता जा रहा है, और हम लोग उस समय कहा जाए कि मुस्लिम और हिंदू के बीच में जो दूरी है वो बढ़ता चला जाए। आगे इसमें जो आएगा मुस्लिम लीग, आगे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल, अगला जो इसमें टाइम पीरियड है जिसमें यह कर देता है मॉर्ले मिंटो के जस्ट बाद जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसे रद्द कर दिया जाता है, और रद्द करके 1911 में इसे रद्द कर दिया जाता है।
इसे रद्द इसीलिए किया जाता है, इसका कहना था कि जो हम सोचे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव में हमें कहा जाए कि प्रॉब्लम हो रहा था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट हम बूस्ट कर चुके हैं, जिसके वजह से अब इसे विड्रॉ कर देते हैं, फिर से कहा जाए पहले के जैसा यह रहेगा। लेकिन पहले के जैसा नहीं रहा, अब अलग अलग स्टेट धीरे धीरे करके उसे अलग होता जा रहा है और यह 1911 में अलग कर दिया गया। आगे जो है जस्ट इसके बाद जो है कैपिटल शिफ्ट करके दिल्ली में कर दिया गया, कैपिटल शिफ्ट करके दिल्ली में किया गया। कैपिटल शिफ्ट करके दिल्ली में कब किया गया? 1912 में। 1912 में जो कैपिटल है वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया। पहले जो कैपिटल था इंडिया का, जो उस समय जो गवर्नर जनरल जो बनाया था उसके अनुसार कलकत्ता था, कलकत्ता से उसे शिफ्ट करके कर दिया गया दिल्ली, और 1912 में यह दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। अब जो है जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कर दिया गया, तो मुस्लिम लोगों को लगा कि जो बंगाल के लिए जो हमें अलग किया गया था कि आपका स्टेट अलग हो गया, आपका लीग अलग होगा, लेकिन बाद में जाकर उसको एक तरह से रद्द कर दिया गया। तो अब मुस्लिम लोगों को आँख खुला कि हमें यह डिवाइड कर रहा था, या डिवाइड और रूल पॉलिसी के तहत कहा जाए कि हम पे रूल करना चाह रहा था। इस तरह से करके हम लोगों को अलग थलग करना चाह रहा था और खुद का जो है यह रोटी सेकने की कोशिश कर रहा था। इस तरह से करके हम लोगों को यह लड़ा करके और आगे बढ़ना चाहिए। तो कैपिटल शिफ्ट कर दिया 1912 में। आगे जो जस्ट बाद का जो इसमें क्रोनोलॉजी समझना कि लखनऊ सेशन 1916। लखनऊ सेशन 1916 एक ऐसा सेशन है जिसमें हमें हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाने की कोशिश किया था। और यह सेशन इसमें मुस्लिम लीग और आईएनसी, जिसमें मुस्लिम लीग और आईएनसी दोनों को एक जगह ला करके एक यूनिट बनाने की कोशिश किया था। और यूनिट बना करके हम लोगों को किसके अगेंस्ट में खड़ा उतरने के लिए? क्योंकि ब्रिटिश के अगेंस्ट में, क्योंकि सबका दुश्मन एक ही था और उसका वही ब्रिटिश ही था। जिसकी वजह से मुस्लिम और हिंदू का या जो आईएनसी है वो एक साथ मिल करके काम करने की कोशिश किया। और इसमें जो है लखनऊ सेशन में इसमें भी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम है, उसे एक्सेप्ट कर दिया गया। और यही सबसे बड़ी जो कि भूल थी या गलती थी, जिसके वजह से कहा जाए कि जो पाकिस्तान बना, जिसको कहते हैं मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट बार जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम 1909 में मॉर्लेमिंटो एक्ट में दिया गया था। उस समय भी मॉर्लेमिंटो एक्ट में जो आईएनसी के सदस्य थे वह चुप रहे, क्योंकि जो गवर्नर जनरल उसे सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम किया था। बाद में जाकर के जो मुस्लिम और आईएनसी एक साथ हुए, फिर भी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। और एक्सेप्ट किए तो मुस्लिम को लगा कि हमें इलेक्टोरल सिस्टम अलग मिल रहा है, तो मेरा स्टेट अलग हो, मेरा जो मुस्लिम जनसंख्या, मुस्लिम बहुल प्रांत जो है वो अलग होना चाहिए। इस तरह से करके उसे मुस्लिम के प्रति जो एरिया है उसकी भावना जगी। और इस तरह से करके ही लोग पाकिस्तान या अदर जो है जो चीज उसकी एक तरह से मांग करने लगे और अलग स्टेट की मांग करने लगे। इस तरह से करके इसके क्रोनोलॉजी को हम लोग आज समझ लिए। इसमें जो मेन जो बात समझना है कि अंग्रेज का जो तरीका है उसे समझना है कि किस तरह से करके हम लोगों को पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, बंगाल को अलग दो भाग में बांट दिया, जिससे कि आज मुस्लिम अलग हो जाए, हिंदू अलग हो जाए, जो 16 अक्टूबर 1905 में कर दिया। उसके जस्ट बाद जो मुस्लिम लीग का गठन करवा दिया, कि मुस्लिम लीग का गठन करवाने का एक ही वजह था, जो कि मुस्लिम जो कि उसका स्टेट अलग हो गया तो उसे अलग लीग भी मिल जाए। 1906 में वो भी कर दिया। उसके बाद आईएनसी का गठन जो कि उसे डिवाइड कर देता है, और वह जो कि लिबरल लीडर और एक्सट्रीमिस्ट लीडर अलग हो जाते हैं सूरत सेशन में, और 1900 सूरत सेशन होता है। उसके बाद इसका जो है चेयरमैन है वो रास बिहारी बोस रहते हैं। और उसके बाद जो मॉर्लेमिंटो एक्ट 1909 में आते हैं, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम कहा जाए कि लागू हो जाता है। आप लोग याद कीजिएगा। उसके बाद पार्टीशन ऑफ जो बंगाल है, पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द कर दिया 1911 में। उसके जस्ट बाद जो है वह कैपिटल शिफ्ट करके 1912 में अलग कर दिया था। और लखनऊ सेशन जो 1916 में, आप लोगों को याद होगा 1916 में। फिर से हम लोग एक बार शुरू से रिकैप कर लेते हैं। पहला जो हम बोले थे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द कांग्रेस, कांग्रेस से पहले का जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन आएगा बंग भाषा प्रकाशक सभा, जो कि 1836 में आएगा। 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836। दूसरा जो कि लैंड होल्डर एसोसिएशन 1838, लैंड होल्डर एसोसिएशन 1838, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1851, और अगला जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, जिसका जो चेयरमैन थे या जो बनाए थे वो दादा भाई नौरोजी बनाए थे। आगे याद करते हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। इस तरफ से कर
आगे आईएनसी जो बनता है वो 28 दिसंबर 1885 को, और उसके बनता कहाँ है तो बॉम्बे में, और इसके जो चेयरमैन रहते हैं उनका क्या नाम है, WC बनर्जी, और जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को जो संभालता था उसका नाम है एओए हुइंग। इस तरह से करके यह आगे हो जाता है। इसमें टोटल मेंबर की संख्या 72, और इसमें जो लीडर थे उनका नाम दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, यह सब जो कि लीडर रहते हैं। आगे इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल आप पढ़े हैं 1905 16 अक्टूबर। उसके बाद इसमें जो है मुस्लिम लीग 1906, सूरत सेशन जो है 1907, और उसके बाद मोहल्ला मिटेट 1909, और उसके बाद जो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया 1911, याद हो गया आप लोगों को। और उसके बाद जो है इसमें कैपिटल जो ट्रांसफर कर दिया जाता है कब, 1912 में, और लखनऊ सेशन कब होता है, लखनऊ सेशन कब होता है 1916 में, और उसके बाद यही एक मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के लिए जिम्मेदार होता है। एक चीज इसमें आप लोग देखे होंगे कि जो अलग अलग जगह के लिए, क्योंकि हम लोगों का दुश्मन एक ही था जो ब्रिटिश था, इसमें क्या है कि सारा जब सभी लोगों का, मुस्लिम हो, हिंदू हो या अदर जितने भी रिलीजन है, सबका एक ही दुश्मन है, तो एक ही जगह मिल करके हम लोग पटक के उसको मारेंगे, इस तरह से करके कहा जाए कि लोगों के अंदर भावना देंगे, और अलग अलग जगह के लोग जो है एक जगह यूनाइट होकर के और एक देश की भावना उसमें जगी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भारत में राष्ट्रवाद है या नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म का मतलब कि एक जगह मिल करके और विभिन्न जो रिलीजियस जो लोग हैं उसे एक जगह अटैक करेंगे, या जिसका एक ही लक्ष्य होगा, उसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रवाद। एक राष्ट्र के लिए जिस जो भावना जगी उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद, और नेशनलिज्म का भी मतलब वही है। इस तरह से हम लोग समझे कि सबका दुश्मन एक ही है जो कि ब्रिटिश है, और सबको एक ही आदमी को हराना है, वह है ब्रिटिश। और इसीलिए हम लोग एक साथ पूरे देश का जो आदमी है या जो रिलीजियस लोग है वो मिल करके एक ही आदमी को अटैक करना शुरू किए। इस तरह से करके यह जो स्लाइड है खत्म हो जाता है। जय हिंद।